नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो आज हम समय में लगभग 5000 साल पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह पर जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन जिसकी कहानी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नींव का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन नियोजित शहरों में से एक। बिल्कुल। और ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का शायद सबसे बड़ा केंद्र था। आज की हमारी जो चर्चा है उसका आधार है ओम थानवी का लेख अतीत में दबे पांव। हाँ, और ये कोई सूखा सा ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं है। ये तो उन खंडहरों के बीच घूमते हुए एक लेखक के अनुभवों का निचोड़ है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहाँ क्या क्या मिला, बल्कि ये महसूस करने की कोशिश करना है कि वो शहर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। दरवाजे खोलते हैं। तो सबसे पहले इस शहर के आकार की ही बात करते हैं। जब हम प्राचीन शहरों के बारे में सोचते हैं तो मतलब छोटे छोटे गांव या बस्तियां ही दिमाग में आती हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो तो कुछ और ही था। कुछ और ही नहीं, उस जमाने के हिसाब से एक महानगर था। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये शहर लगभग 200 हेक्टेयर में फैला था। 200 हेक्टेयर? जी। और आबादी का अनुमान करीब 85,000 लगाया जाता है। आज से 5,000 साल पहले इतनी बड़ी आबादी एक ही जगह, वो भी इतने मुनज्जम तरीके से, ये सोचना ही हैरान करता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये शहर किसी ऊंची नीची जमीन पर नहीं बसाया गया था। इसे इंसानों ने खुद बनाया था। बिल्कुल। मतलब कच्ची पक्की ईंटों से पहले जमीन की सतह को ऊंचा किया गया और फिर उस पर शहर खड़ा किया। ऐसा क्यों किया होगा? देखिए, इसका सबसे तार्किक कारण है सिंधु नदी। ये सभ्यता सिंधु के किनारे ही फली फूली, लेकिन नदी का पानी विनाशकारी भी हो सकता था। तो शहर के योजनाकारों ने पहले ही इस समस्या का हल निकाल लिया। उन्होंने एक कृत्रिम टीला बनाया ताकि शहर बाढ़ से बचा रहे। ये तो उनकी दूरदर्शिता का पहला सबूत है। अच्छा, तो इसकी खोज कैसे हुई? क्या हमें हमेशा से इसके बारे में पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसकी खोज तो एक संयोग ही थी। 1922 में पुरातत्ववेत्ता राखल दास बनर्जी वहां एक बौद्ध स्तूप की खोज करने गए थे। अच्छा। जो कि बहुत बाद की, मतलब करीब 2000 साल पुरानी संरचना है। लेकिन जब उन्होंने उस स्तूप के नीचे खुदाई शुरू की तो उन्हें ऐसी ईंटें और मोहरें मिली जो कहीं ज्यादा पुरानी लग रही थी। मतलब वो खोजने कुछ और गए थे और उनके हाथ एक पूरी की पूरी गुमशुदा सभ्यता लग गई। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई, और जब दुनिया के सामने ये शहर आया तो उसने भारत के इतिहास को सारों साल और पीछे धकेल दिया। जी हाँ, बिल्कुल। इसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की महान प्राचीन सभ्यताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी खोज थी ये। तो चलिए उसी बौद्ध स्तूप वाले हिस्से से शुरू करते हैं, जो शहर का सबसे ऊंचा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा। इसे पुरातत्ववेत्ता गढ़ कहते हैं, है ना? हाँ, ये शहर का कह सकते हैं कि सत्ता केंद्र मालूम होता है। स्तूप तो जैसा हमने कहा बहुत बाद में बना, लेकिन वो जिस चबूतरे पर है वो मोहनजोदड़ो के समय का है, लगभग 25 फुट ऊंचा। और इस गढ़ में क्या क्या था? यहीं पर प्रशासनिक इमारतें, एक बड़ा सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार मिले हैं। कोठार यानी अनाज जमा करने के भंडार, जो दिखाते हैं कि वहां एक संगठित कर प्रणाली रही होगी। और यहीं पर वो प्रसिद्ध महाकुंड भी है। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, ये वाकई में अद्भुत लगता है। पर ये था क्या? मतलब क्या ये बस एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था या इसका कोई गहरा धार्मिक मतलब था? ये निश्चित रूप से सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं था। इसका आकार देखिए, 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। इसकी बनावट सब कुछ किसी बड़े सामूहिक अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं। और वो सीढ़ियां भी हैं जो उत्तर और दक्षिण से नीचे उतरती हैं। हाँ, ये उस सभ्यता की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताइए। सुना है कि 5,000 साल बाद भी इसमें पानी का रिसाव नहीं होता। ये कैसे संभव है? यही तो उनकी काबिलियत दिखती है। कुंड के तल और दीवारों पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और उन ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाता है। कमाल है। और पानी भरने के लिए बदल में ही एक दोहरे घेरे वाला कुआं है, और गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियों का इंतजाम भी।
मतलब हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। ये सिर्फ निर्माण नहीं, एक पूरी जल प्रबंधन प्रणाली थी। चलिए अब जरा शहर के अंदर चलते हैं। सड़कें और गलियां कैसी थीं? क्या वो आज की तरह बेतरतीब थीं या उनमें भी कोई योजना दिखती है? बेतरतीब तो बिल्कुल नहीं। मोइंजोदड़ो की लगभग सारी सड़कें या तो सीधी हैं या फिर आड़ी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जिसे आज ग्रिड प्लान कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मुख्य सड़क तो 33 फुट तक चौड़ी मिली है, इतनी कि 2 बैलगाड़ियां एक साथ आराम से गुजर सकती थीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर का नक्शा पहले कागज पर बनाया और फिर उसे जमीन पर उतारा हो। ये तो आज के आधुनिक शहरों जैसे चंडीगढ़ या ब्राजीलिया की याद दिलाता है। बहुत ही दिलचस्प तुलना है। और एक संयोग देखिए, चंडीगढ़ में जो घर वास्तुकार कार्बुजिए ने डिजाइन किए, उनमें से कई के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि अंदर की गलियों में खुलते हैं। अच्छा। ठीक यही व्यवस्था मोइंजोदड़ो में भी थी। घर मुख्य सड़क से थोड़ी दूरी पर बनाए जाते थे ताकि सड़क का शोर और धूल मिट्टी अंदर ना आए। अब ये सवाल उठता है, क्या कार्बुजिए ने यहीं से प्रेरणा ली थी? कौन जाने। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, मैंने सुना है कि वहां की जल निकासी व्यवस्था वो भी कमाल की थी। कमाल की नहीं, शायद उस दौर की सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी। लगभग हर घर में एक स्नानागार मतलब बाथरूम था और घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से बहकर बाहर हौदी तक आता था, जहां कचरा जमा हो जाता था और पानी आगे मुख्य नाली में चला जाता था। और ये नालियां ढकी हुई थीं? हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, ये सारी नालियां ऊपर से ढकी हुई थी। 1 मिनट, मतलब 5000 साल पहले भी लोग पब्लिक हेल्थ और स्वच्छता के बारे में इतना ज्यादा सोचते थे? ये तो आज के कई शहरों की व्यवस्था से भी बेहतर लगती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनके लिए नागरिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और पानी की बात चली रही है तो ये जानना भी जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली ज्ञात संस्कृति है जिसने कुएं खोदे। हाँ, कुएं खोदकर भूजल तक अपनी पहुंच बनाई। अकेले मोइंजोदड़ो शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। 700? जी। नदी, कुंड, स्नानागार, कुएं और ये बेजोड़ पानी निकासी, इन सबको देखकर इस सभ्यता को एक जल संस्कृति कहना शायद गलत नहीं होगा। इतनी बेहतरीन योजना किसी अनुशासित समाज के बिना तो मुमकिन नहीं हो सकती। तो इस समाज की बनावट कैसी थी? क्या सब लोग एक जैसे घरों में रहते थे या यहाँ भी कोई ऊंच नीच थी? शहर की बनावट देखकर तो यही लगता है कि समाज में एक वर्ग भेद मौजूद था, जहां गढ़ और उसके आसपास बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, ज्यादा कुएं हैं। उसे रईसों की बस्ती माना जा सकता है। और दूसरी तरफ कुछ छोटी बस्तियां भी हैं, जिनके घर शायद उतने मजबूत नहीं थे कि 5000 साल तक टिक पाते। तो एक सामाजिक संरचना जरूर थी, लेकिन वो कैसी थी ये कहना मुश्किल है। तो ये शहर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र था या यहाँ कोई उत्पादन जैसे खेतीबाड़ी भी होती थी? पहले ये माना जाता था कि वे अनाज का आयात करते थे, लेकिन हाल की खोजों ने इस धारणा को बदल दिया है। अब यह साफ हो चुका है कि यह मूलतः एक खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। क्या-क्या उगाते थे वो लोग? खुदाई में कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत मिले हैं। बल्कि एक दिलचस्प बात बताऊं। हाँ बताइए। दुनिया में सूत के जो 2 सबसे पुराने नमूने मिले हैं, उनमें से एक मोइंजोदड़ो में मिली चांदी की एक डिब्बी में लिपटा हुआ था। क्या बात है! मतलब वो कपास उगाना और उससे कपड़ा बनाना भी जानते थे। तो क्या वे सिर्फ अपने लिए उत्पादन करते थे या व्यापार भी करते थे? वे बहुत बड़े व्यापारी थे। शहर में एक रंगाई का कारखाना भी मिला है, लेकिन सबसे बड़ा सबूत हमें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के शिलालेखों से मिलता है। वहाँ क्या मिला है? उन शिलालेखों में मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। सोचिए, उस जमाने में समुद्री रास्ते से इतना लंबा व्यापार। सच में बहुत दिलचस्प बात तो ये है, जब हम मोइंजोदड़ो के अजायब घर की चीजों को देखते हैं तो वहाँ औजार तो बहुत मिलते हैं, पर हथियार एक भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यही इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं भी उस तरह के हथियार नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र या साम्राज्य में होते हैं। तलवारें, ढाल, कवच, कुछ भी नहीं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ शासन का स्वरूप क्या था?
तो फिर अनुशासन कैसे कायम रहता था? इतनी बड़ी आबादी, इतना व्यवस्थित शहर बिना किसी सेना या राजा के डर के कैसे चल रहा था? यही तो बात है। ज्यादातर विद्वान अब ये मानते हैं कि यहाँ कोई सैन्य सत्ता शायद नहीं रही होगी। अनुशासन जरूर था, जो हमें नगर नियोजन से लेकर ईंटों के एक ही आकार तक में दिखता है। लेकिन वो अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। शायद वह सामाजिक या धार्मिक नियमों पर आधारित था। यह सभ्यता भव्यता के दिखावे से भी कोसों दूर थी। मतलब कोई बड़े बड़े स्मारक नहीं, ना तो मिस्र के पिरामिडों जैसे स्मारक मिले, न मेसोपोटामिया जैसे भव्य राजमहल, न कोई विशाल मंदिर, और न ही राजाओं की बड़ी बड़ी समाधियां। तो अगर वे भव्यता और ताकत को महत्व नहीं देते थे, तो फिर किस चीज को देते थे? उनकी प्राथमिकता क्या थी? कला। उनकी प्राथमिकता थी कला और सुरुचि। ये सभ्यता तकनीक सिद्ध होने से ज्यादा कला सिद्ध थी। पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत चित्रकारी, बहुत ही बारीकी से बनाई गई मोहरें। और वो खिलौने? हाँ, बच्चों के खेलने के लिए बनी बैलगाड़ियां और दूसरे खिलौने, और तरह तरह के आभूषण, ये सब उनके कलात्मक रुझान को दिखाते हैं। जैसे वो प्रसिद्ध नर्तकी की कान से मूर्ति, या दाढ़ी वाले याजक नरेश की पत्थर की मूर्ति। ये आकार में बहुत छोटी हैं, लेकिन इनकी कलात्मकता बेमिसाल है। तो मतलब यहाँ की खूबी इसका सौंदर्य बोध है। बिल्कुल। और ये सौंदर्य बोध किसी राजा या धर्म से पोषित नहीं था, बल्कि समाज से पोषित था। हर चीज में एक अनुशासन और कला का संतुलन दिखता है। शायद इसीलिए यहाँ आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता दिखाई देती है। चीजें छोटी हैं, पर बेहद कलात्मक। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, तो मोहनजोदड़ो की क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो आडंबर और दिखावे से दूर थी। इसका ध्यान अनुशासन, सामाजिक व्यवस्था, स्वच्छता और कला पर केंद्रित था। कोई राजा नहीं, बल्कि एक सामूहिक नागरिक चेतना। हाँ, आज के शब्दों में कहें तो ये एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी, जो छोटी छोटी चीजों में भी महानता का अनुभव करती थी। लेकिन इतनी महान सभ्यता का आज क्या हाल है? क्या हम आज भी वहां जाकर इस इतिहास को महसूस कर सकते हैं? ये एक दुखद पहलू है। आज मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्यों? सिंधु नदी के पानी के रिसाव की वजह से जमीन में नमी और खारेपन की समस्या इतनी बढ़ गई है कि जो बची खुची दीवारें हैं, वे भी धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती नई खोज करना नहीं, बल्कि जो कुछ बचा है उसे बचाकर रखना है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। इस सभ्यता की मोहरों पर हमें शेर, हाथी, गैंडे और बाघ जैसे जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये सभी जानवर तो घने जंगलों और अच्छी बारिश वाले इलाकों में ही रहते हैं। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि उस समय वहां का पर्यावरण आज से बहुत अलग था। शायद घने जंगल थे और भरपूर बारिश होती थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि समय के साथ मौसम बदला, बारिश कम हुई और अपने 700 कुओं के जरिए भूजल का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि जमीन सूख गई? क्या एक समृद्ध जल संस्कृति का अंत जल की कमी से ही हुआ? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।